नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9। मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। बाजार में कुछ ऐसा है नहीं जिसके बारे में बहुत उत्साहित हो करके कुछ बताया जाए, क्योंकि ये गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। और इस गिरावट की इस रात की सुबह कब होगी ये बताना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 281 अंक नीचे इस समय निफ्टी, 24,100 का भी लेवल निफ्टी ने आज तोड़ दिया है। 24,94 ये आज का इंट्राडे लो है। तो 24,117 के आसपास का लेवल इस समय अब देखने को मिल रहा है। 2320 शेयर गिरावट का आलम देखिए। 2320 शेयर इस समय एनएससी पर गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं, और महज 350 शेयर ऐसे हैं जो कि इस समय हरे निशान में हैं, जो कि थोड़ी मजबूती के साथ खड़े होने में कोशिश कर रहे हैं। जिसमें कि हम देख रहे हैं निफ्टी को संभालने की कोशिश करने में एफएमसीजी शेयर शामिल हैं, जिसमें आईटीसी है 2.25% ऊपर, एचयूएल में 1% की मजबूती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत मजबूती एक्सिस नेस्ले के अंदर दिखाई दे रही है, जो कि 0.25% ऊपर है। सन फार्मा और एक्सिस बैंक ये भी जो है मजबूती दिखा रहे हैं। लेकिन बाज़ार के लिए अभी के लिए क्या दिशा हो सकती है, इस पैनिक में कुछ कहना मुश्किल है। और ये गिरावट कितनी गहराएगी, कहाँ तक गहराएगी, ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है। अवनी भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लंबे समय बाद। अवनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बाज़ार पर ही आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या कहें मैम इस बाज़ार को? उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके की गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत लोग घबराए थे वैल्यूएशन को लेकर के, लेकिन धीरे धीरे करके आज 24,100 का भी लेवल टूट गया है। और कितना पैनिक दिखाई दे रहा है आपको? गुड आफ्टरनून विपुल जी, और सारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। ये जो गिरावट है, गिरावट तो इतनी बड़ी हमने पहले भी देखी है, लेकिन रिकवरी काफी फास्ट होती थी। और इस बारी जो है रिकवरी में काफी समय लग रहा है। और अभी भी अगर आप डेटा के हिसाब से आप मुझे पूछ रहे हो या टेक्निकली चार्टिंग के हिसाब से पूछ रहे हो, तो यहाँ पे भी छोटे मोटे पुल बैक्स की पॉसिबिलिटी है। लेकिन रिकवरी मोड में आने में मार्केट को काफी समय लग जाएगा। और नीचे के तरफ जो 24,000 का लेवल है, वो भी एक साइकोलॉजिकली राउंड फिगर सपोर्ट लेवल है। लेकिन जो मेजर सपोर्ट अभी बन रहा है वो है 23,300 का। तो ये पुल बैक हो सकता है 24,000 24,050 के लेवल से। फिर से एक बार हमें शायद 24,300 तक की रिकवरी दिख सके। बट वहां से फिर से बिकवाली की पॉसिबिलिटी जो है वो अभी भी ओपन है। नीचे 23,300 पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बना हुआ है। और उस लेवल को वहां पर आने के बाद में हमें एक सस्टेन्ड रैली नजर आएगी। तब तक कोई बड़ी तेजी हमें नजर नहीं आएगी, सिर्फ पुल बैक रैली होगी। और वो डेड कैट बाउंस बोल सकते हैं आप। मैम एक चीज़ बताइए कि अब हालांकि बहुत कम लोगों के पास पैसे बचे हुए हैं, क्या ये बताइए कि जो लोगों के पास पैसे कुछ बचे हुए हैं, इसमें जो लोग एवरेजिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए कोई संभावनाएं हैं या अभी दूर रहे हैं पूरी तरीके से? और जो लोग बुरी तरह ट्रैप में फंस चुके हैं, और हर रोज़ हमारे पास जो भर भर के मैसेज आ रहे हैं, लोगों के नुकसान के पोर्टफोलियो सबके लाल निशान में हैं और रोज़ नुकसान बढ़ रहा है, उनको अभी और कितना वेट करना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए, एक बार के लिए लॉस बुक करना चाहिए? क्या सजेशन दे रहे हैं आप लोग? बिल्कुल जी, ऑलरेडी पोर्टफोलियोज काफी नेगेटिव चल रहा है। और दिवाली का समय है, आने वाले हफ्ते में दिवाली मनानी चाहिए, उसके बाद ही कोई एडिशनल रिस्क लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अभी अवॉइड करना चाहिए। स्टेबिलिटी तो दिखे मार्केट में, कोई रिकवरी के साइंस तो दिखे। अभी जो रिकवरी आ भी रही है, जैसे मैंने बताया आपको कि वो सिर्फ पुल बैक है। वो डेटा में क्लियरली दिख रहा है कि ऊपर की तरफ से फिर से बिकवाली होगी। तो फिलहाल अवॉइड करना चाहिए। और एक आध हफ्ते के बाद में अगर स्टेबल हो जाता है मार्केट, तो वहां से फिर खरीदारी की सोच सकते हैं। फिलहाल कुछ एडिशन नहीं करना चाहिए। तो अभी दर्शकों के लिए सलाह ये है, बाज़ार देखिए ही मत, और वेट कीजिए दिवाली तक का। दिवाली निपट जाए, नवंबर में महीने में जो है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव हैं, उसके नतीजे आ जाएं, फिर हो सकता है बाज़ार के लिए कोई नया बड़ा ट्रिगर निकलने को आए। क्योंकि दूसरी तिमाही के नतीजे से जो उम्मीदें थीं वो तो कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे नहीं रही हैं, और उसने ही ये दबाव, ये पैनिक और ज़्यादा बढ़ाया है। और ऊपर से विदेशियों की बिकवाली वो और जो है परेशान कर रही है। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इस समय हमारे पास 1150 से ज़्यादा दर्शक
लाइव पर मौजूद हैं। और आप सभी दर्शक जितना हो सके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कार्यक्रम पहुँचे। उसके लिए इस लिंक को अपने कलीग्स, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कीजिए। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे अगर आप लगा सकते हैं तो व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। आज का दिन दबाव का है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज 3 खास मेहमान होंगे। अवनी जी 1:30 बजे तक हमारे साथ हैं। इसके अलावा हमारे साथ अंशुल जैन जी 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में होंगे। और 2 बजे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास मेहमान हमारे अरुण केजरीवाल जी। तो आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। केजरीवाल जी से हम आईपीओ बाजार पे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच अविनेश ठाकुर जी का सवाल के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं सर मेरा नाम अविनाश कुमार है और मैंने यूपी कानपुर से हूँ। बहुत अच्छी बात है सर। अविनाश जी स्वागत है आपका। कह रहे हैं मेरे पास सेल के 100 शेयर हैं जो कि 134 के भाव से लिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं मैम मैं 6 महीने वेट कर सकता हूँ सेल के अंदर, मुझे अभी क्या करना चाहिए। 112 पे आ चुका है, आज 4.25% नीचे। मेटल भी बुरी तरीके से टूटा है। टाटा स्टील 2%, नालको 4.5%, JSW स्टील 0.25%। मेटल में दबाव देखने को मिल रहा है, आज पूरे मार्केट में ही दबाव है। क्या करना चाहिए मैम? अभी नुकसान में है, ये 134 के भाव पे लिया हुआ है। जी, कहने में अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ये यहाँ पे अभी फ्रेश ब्रेकडाउन है, तो थोड़ी बहुत बिकवाली और हो सकती है। 100 से 102 के बीच में ये स्टॉक बॉटम आउट हो सकता है, जो कि वीकली चार्ट्स पे भी 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और डेली चार्ट्स पे भी वहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। सो अगर हो सके, क्षमता हो, तो 102 के लेवल पे जब आता है तो आप वहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। आपको शायद 6 महीने तक तो ना रुकना पड़े, 2-3 महीने के अंदर हम रिकवरी अच्छी इसमें देख सकते हैं। 2-3 महीने के अंदर आपको रिकवरी मिल सकती है। 6 महीने का आपका व्यू है। चलिए इस बीच अगले दर्शक के पास चलते हैं और ये हैं रवि साधन। नमस्कार, करमकार जी हैं हमारे साथ। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी। नमस्कार आपको भी। रवि जी कह रहे हैं रिलायंस पावर में एंट्री ले सकता हूँ क्या? टारगेट क्या होगा? सर अभी क्यों एंट्री लेना? कहीं पर देख रहे हैं जो जहाँ पे एंट्री ले रखी है अभी तो वहीं के भाव जो है परेशान कर रहे हैं। रिलायंस पावर अभी 41-42 के आसपास, 1.25% नीचे मैम ये शेयर अभी कामकाज कर रहा है। बीच में हमने देखा काफ़ी शानदार रैली यहाँ पर देखने को मिली थी और ये करीब 54 रुपये के आसपास तक गया था। अभी 41-42 के बाद फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं। क्या दोबारा 54 तक के लेवल की खरीदारी के लिए यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए या अभी वेट करना चाहिए मैम? विपुल जी, इतने अच्छे अच्छे दिग्गज शेयरों में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से बिकवाली हो रही है, और रिकवरी भी होती है। नीचे खुलता है तो ऊपर चला जाता है स्टॉक दिन में ही। तो ऐसे सिनेरियो में मेरे हिसाब से ये स्टॉक तो चलता भी सर्किट पे है, ऊपर भी सर्किट पे चलता है, और नीचे जब आता है तो भी सर्किट पे ही चलता है। तो बड़ी हिम्मत चाहिए ऐसे स्टॉक में बाइंग करने के लिए। मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। ये ऊपर आपको अराउंड जो 44 का लेवल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहां तक आ भी जाए तो भी सेलिंग का मौका मिले ना मिले, कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वॉल्यूम्स बहुत कम है इसमें। तो बिकवाली के चांसेस ज्यादा है, और नीचे के तरफ ये जब तक नीचे 36 तक वापस नहीं आता है तब तक कोई मेजर रिकवरी हमें नहीं नजर आएगी। अब कोशिश कीजिए इस तरह के शेयरों में अभी ना मतलब फंसने की कोशिश कीजिए। अगर आप बचे हुए हैं तो बचे ही रहिए। इस बीच यश जी का प्रश्न ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर पोर्टफोलियो लाल हो रखा है। बात तो आपकी सही है यश जी, सभी की हालत जो है इस समय पैनिक में है और लोग घबराए हुए हैं। तो हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा धैर्य दिखाने की आवश्यकता है इस बाज़ार में। कह रहे हैं इरिडा भी और गिर गया है और क्या करना चाहिए? 260 पे इन्होंने ले रखे हैं, 100 शेयर इनके पास हैं। कह रहे हैं और कितना गिरेगा ये शेयर? इरिडा के शेयर पे बहुत ज़्यादा पोजीशन है और काफ़ी ज़्यादा लोगों के सवाल आते हैं। आज 0.4% टूट गया है ये। 192-193 का लेवल देखने को मिल रहा है और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी और कितना टूटेगा। इनकी खरीद 260 की है। बहुत लोगों ऐसे भी हैं जो कि 300 के आसपास ले रखे हैं मैम। क्या करें जो लोग होल्ड करके अभी तक इंतज़ार कर रहे थे कि अब आ जाएगी रिकवरी, आ जाएगी रिकवरी, अब तो 200 के नीचे ही फिसल गया इरिडा। क्या और टूटेगा इरिडा? बिल्कुल, शायद आज मुझे ना पसंद ना करे लोग। मेरा व्यू थोड़ा सा नेगेटिव ही है। अभी इसमें 188 जो परसों का जो लो बनाया था, वो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है डेली चार्ट्स पे। तो वहां से अगर रिकवरी आनी है तो 188 से आनी है। अगर 188 का लेवल टूट जाता है
तो यहाँ से जो बिकवाली है वो कंटिन्यू हो सकती है नीचे 128 रुपए तक। सो मेरे हिसाब से अब 188 का स्टॉप लॉस लगा ही लेना चाहिए। अगर नुकसान नुकसान में ही कटेगा, लेकिन बड़े नुकसान से तो एटलीस्ट आप बच पाओगे। बड़े नुकसान से एटलीस्ट बच पाओगे। जो आपको 188 का जो स्टॉप लॉस बताया गया उसे लगा लीजिए सर। और बहुत सारे लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, उसका खामियाजा उठा रहे हैं। जब मौका था प्रॉफिट में निकलने का, बहुत लोग वहाँ भी नहीं निकले, तो उसका भी खामियाजा बहुत लोगों को उठाना पड़ा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो कहा जाए उसको मान के चलिए। और पवनी जी, जो आपने कहा कि बहुत बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, मत अच्छा लगने लीजिए मैम, क्योंकि अगर डॉक्टर जो है वो मरीज को देख करके उसकी सुविधा अनुसार इलाज करेगा तो मरीज़ ठीक नहीं होगा। ऐसे में थोड़ा बहुत घाव ठीक है, लेकिन कम से कम स्वस्थ रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। चलिए जियो फाइनेंस पे बात कर लेते हैं, और इसके बाद ज़रा पावर पे थोड़ी और बात करेंगे, क्योंकि इरिडा हो गया और रिलायंस पावर हो गया, और भी पावर शेयर हैं हमारे पास जो कि लोगों के सवाल हैं। लेकिन जियो फाइनेंस पे सवाल आया है अमित चौधरी जी का, जो कि इन्होंने 340 पे ले रखे हैं। लंबी अवधि का नज़रिया है, कह रहे हैं अभी क्या करें। 600 शेयर इनके पास हैं, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जियो फाइनेंस को लेकर के। अभी हाल ही में इसके रिजल्ट्स भी आए थे, बहुत उत्साहजनक तो नहीं थे, लेकिन अभी क्या करना चाहिए। 310 के आसपास है, 1.25% नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। इन्होंने 340 पे लिए, तो उतनी घबराहट की बात नहीं है इनके पास लिए कि कम से कम 20-30 रुपये नीचे इस समय कामकाज कर रहा है इनकी खरीद से। आपकी सलाह क्या रहेगी जियो फाइनेंस को लेकर के मैम? जी, नजरिया लंबी अवधि का है वो बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से तो जिन्होंने नहीं लिया है उन्हें भी ये एक मौका मिल रहा है अभी स्टॉक ऐड करने का। अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का हो, कम से कम 1.5 से 2 साल तक का नजरिया हो, तो अभी जिन्होंने ऑलरेडी ऊपर के भाव में लिया है, अगर हो सके तो नीचे 280 तक ये आ सकता है, क्योंकि फिलहाल तो फ्रेश ब्रेकडाउन है। सो 280 के लेवल पे अगर आप एवरेज कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। फ्रेश एंट्री भी जिन्हें करनी है वो भी 280 तक वेट कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री जिन्हें करनी है वो 280 तक वेट कर सकते हैं, ये फिलहाल के लिए सलाह है। इस बीच नरेंद्र कुमार जी कह रहे हैं, नरेंद्र कुमार पन्ना से हूँ विपुल सर, और सर को नमस्कार। मेरा पोर्टफोलियो 25% लॉस में है, क्या करूँ? आज तक मेरा सवाल नहीं लिया गया, और कॉल कब करना है कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, मुझे समय मालूम नहीं। समय यही है सर, 1 से लेकर के 2:30 बजे के बीच में आप अपने प्रश्न को भेजिए, आपका प्रश्न इसी दौरान लिया जाएगा। और हो सकता है कि कई बार जो है व्यस्तता के कारण या समय कॉलर्स ज़्यादा होते हैं उसकी वजह से आपका कॉल मिस हो जाए, या फिर आपका सवाल ना लिए जाए, लेकिन आपके शेयरों पे चर्चा अवश्य हम करने की कोशिश करते हैं। तो अभी अपना सवाल आप भेज दीजिए, कोशिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम में आपका प्रश्न हम डिस्कस कर लें। असित भूनिया जी कह रहे हैं कि क्या ये सही समय है लमसम अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करने का? दूसरा सवाल भी ले लेते हैं। मनोज जी का कह रहे हैं 2500 पॉइंट हाई से निफ्टी गया, लेकिन स्मॉल कैप 40% डाउन हो गया, ये गजब का मार्केट है। गजब का मार्केट है सर, लेकिन जब ये मिड कैप स्मॉल कैप शेयर जो है वो 1-1, 2-2 महीने में 1.5 गुने 2 गुने हो रहे थे, तब भी लोगों ने इसका आनंद उठाया। तो अभी अगर 40% के आसपास की गिरावट है तो थोड़ा पेन जो है बर्दाश्त करने की क्षमता अभी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है कि और कितनी गिरावट होगी। तो इन दोनों को ही समेट करके बाजार पे आपकी टिप्पणी, क्योंकि लमसम अमाउंट करने का क्या ये सही समय है या अभी थोड़ा वेट करना चाहिए, जैसा आपने कहा दिवाली तक, दिवाली निपटा लें लोग? जी बिल्कुल, 23,300 का लेवल आप ध्यान में रखिएगा निफ्टी पे। जब 23,300 का लेवल आता है वहां पे आप एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स का नेचर ही होता है कि वो हमेशा इंडेक्स को आउट परफॉर्म करता है, फिर वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। जब इंडेक्स 15 से 20% तक का मुनाफा देता है, तो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो 150 से 200 गुना तक, 200% तक का प्रॉफिट देते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से डाउन साइड पे भी ये इसका नेचर ही है। बिल्कुल सही कह रही मैम, ये स्वाभाविक है। इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत जी हमारे साथ हैं। प्रशांत जी को नमस्कार। सर नमस्कार सर। कैसे हैं मेरा प्रशांत सर जी, कहाँ से बोल रहे हैं? हम बिहार से हैं सर, नवादा जिला से। नवादा जिला बिहार से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। और बताइए सर, कहाँ पे आप फंसे हुए हैं, क्या पोर्टफोलियो में है आपके इस समय? सर 1832 से मतलब कि 30 शेयर लिए थे, और अभी किसके? हमें क्या करना चाहिए सर? कौन से शेयर ले कोचिंग रखे हैं सर? शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड के शेयर आपने ले रखे हैं, और क्या भाव बताया आपने? 1832 से सर।
1832 पे लेकर के, अरे सर बहुत नुकसान में है। 1361 का भाव देखने को मिल रहा है। 500 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है आपको। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर आप? सर ये आप बताएं सर, कब तक कॉल करें सर? अब तो क्या हमें ही टाइम बताएं होना आपको, चाहिए क्योंकि limit अभी तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ज़्यादातर लोगों से, लोग तो कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल आपके भाव आने में भी थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन पूछते हैं और कितना समय देना पड़ेगा। 4% नीचे है आज, 1367 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ठीक ठाक करेक्शन इस शेयर के अंदर ऑलरेडी आ चुका है मैम, और 2800 से 1300 आ चुका है। 50% से ज़्यादा का करेक्शन इस शेयर के अंदर आ चुका है। और कितना करेक्शन बचा हुआ है कोचिन शिपयार्ड के अंदर? जी अभी भी इसमें कोई साइंस नहीं है कि ये ऊपर रिकवरी दिखाए, तो ये नीचे के तरफ मेरे हिसाब से 1170 तक स्टॉक आ सकता है। एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में ही चल रहा है स्टॉक, और छोटी मोटी रिकवरी भी स्टॉक में तो फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और होती भी है तो उसमें बिकवाली हो जाती है ऊपर के लेवल से। ये 1160 के करीबन शायद थोड़ा बॉटम आउट होने की शुरुआत कर सकता है। तो इसमें राय ये रहेगी कि जब अगर ये कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, नया लो न बनाए, कम से कम 3 से 4 दिन तक नया लो नहीं बनाता है, एक ही लेवल के ऊपर अगर सस्टेन होता है, तो वहां से आप एवरेजिंग की सोच सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करिए सर, अभी कुछ नहीं करना है। तो ये फिलहाल राय आपकी कोचिन शिपयार्ड के ऊपर निकल करके आती हुई। विशाल राठौर जी कह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज करना चाहिए? स्मॉल अमाउंट से मैम से ही आंसर चाहिए। तो इसके उत्तर आप लगातार दे रही हैं मैम, लेकिन लोग लगातार बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। वो आपसे ही टिप्पणी चाहते हैं, कह रहे हैं कि मैम से ही जवाब दिलवा दीजिए। तो मैम क्या सलाह रहेगी आपकी? एवरेजिंग की सलाह है, शेयर का नाम नहीं है कोई, इन जनरल व्यू है इनका। जी नहीं, एवरेजिंग के लिए भी और फ्रेश खरीदारी के लिए भी आपको 23,300 के लेवल तक वेट करना चाहिए निफ्टी के ऊपर। अभी वेट करना चाहिए सर, अभी थोड़ा सा वेट करिए। स्थितियों को, परिस्थितियों को पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। कल्पेश मोदी जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये भी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं, अभी भी ख़रीदारी करना चाह रहे हैं। अरे थोड़ा सा दिवाली वाली निपटा लीजिए सर, जैसा मैम कह रही हैं। क्यों अभी जो है जहाँ ख़रीद रहे हैं वहीं से नीचे हो जा रहा है, क्यों इतना पैनिक करना? एचएल के ऊपर इनकी ख़रीदारी की सलाह है, जानना चाह रहे हैं आपकी राय कल्पेश मोदी जी कि क्या एचएल अभी बाई कर लें? एचएल पे अगर हम देखें तो आज हालांकि कोचिन शिपयार्ड जैसी गिरावट तो नहीं है, लेकिन हाँ 1.25% नीचे है। 4147 4148 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी करेक्शन रहा, लेकिन वैसा करेक्शन नहीं रहा जिस तरह का करेक्शन हमने देखा कि कोचिन शिपयार्ड के अंदर देखने को मिला है। ये भी शेयर अपने हाई से जो है वो ठीक ठाक करेक्ट हुआ है। 5600 के आसपास गया था, उसके बाद से 41-4200 के आसपास आ गया। क्या सलाह रहेगी मैम फ्रेश बाइंग के लिए एचएल को लेकर के? तो आपको अगर सिर्फ ट्रेडिंग के नजरिए से लेना, ये फिलहाल अभी अच्छे सपोर्ट पे है, लेकिन एक ट्रेडिंग पुलबैक के लिए अराउंड 4365 से 44 के लेवल के लिए अगर आपको ट्रेड करना है, तो ये करंट रेट पे आप ले सकते हैं। इसमें आपको नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 4050 का। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है, इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेना है, तो वहां से फिर से बिकवाली हो सकती है। अराउंड 4380 से 44 के लेवल से फिर से बिकवाली हो सकती है। जी। बड़ी अमाउंट अगर कमिट करनी है तो मेरे हिसाब से 3800 के रेट के लिए वेट करना चाहिए। और अब अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप अंशुल जी के लिए अपने प्रश्न भेजने शुरू कीजिए। अंशुल जी से आपके प्रश्नों के उत्तर अब हम दिलवाने की कोशिश करेंगे, और सबसे शुरुआत जो है वो एनएचपीसी के साथ ही करेंगे। लेकिन इससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस गिरते हुए बाज़ार में भी कुछ शेयर ऐसे हैं जो कि अभी भी बढ़त और मजबूती के साथ बाज़ार के अंदर बने हुए हैं, उनमें मजबूती दिख रही है। लेकिन उस पर बातचीत करें। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, कितना तोड़ेंगे बाज़ार को? मतलब आंसू निकल आ रहे हैं लोगों के, जिस तरीके से बाज़ार टूट रहा है। आज भी इतनी गिरावट होगी ये तो उम्मीद नहीं थी। आप बार बार कह रहे थे ये टूटेगा तो ये लेवल, ये टूटेगा तो ये लेवल, लेकिन वाकई में सर और कितना टूटेगा बाज़ार? लोगों को मतलब अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बाज़ार में टिप्पणियाँ आप देख लीजिए, मतलब जो लोगों की आ रही हैं, काफ़ी घबराहट में है। आज तो 24,100 भी तोड़ दिया। देखिए, एफआईआई हो गए जीताराम मांझी, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, वो वाला हाल है। हालांकि निफ्टी एरिया ऑफ रिएक्शन पे आ चुका है। 24,101 मेजर सपोर्ट है। ये केवल एरिया ऑफ रिएक्शन है, यहाँ से एक 100-150 पॉइंट की बाउंस बैक आ सकती है।
बट इवेंचुअली हम एक बार इस लेवल को तोड़ेंगे। और जो वीकली चार्ट पे स्विंग लो है 24,893 का, यानी सॉरी 23,893 का, वो फाइनल टारगेट आता है। वहां तक हम आएंगे, इसी रैली में आएंगे इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से सुबह से जब हिट किया है 24,100, तब से वहां पे सपोर्ट ले रहा है। तो एक चांस है कि यहाँ से 100-150 पॉइंट की बाउंस बैक आएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 23,900 का लेवल हम टेस्ट करेंगे। वहां पे मेजर सपोर्ट है, वो लेवल मोस्ट लाइकली नहीं टूटेगा। अगर टूटता है तो फिर डाउन साइड रिवाइज करेंगे, बट ऐसा लग रहा है कि वो लेवल नहीं टूटेगा। हम्म। चलिए सर, अब देखते हैं क्या टूटता है क्या बचता है। लेकिन आपने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया। हालांकि उसमें नाम जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का आपने ले लिया, जीतन राम मांझी नहीं, दशरथ मांझी थे वो, जिन्होंने तो ऐसा जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। और वाकई में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बहुत बखूबी उसको जो है पर्दे पर उतारा था। लेकिन आपने जो उदाहरण दिया ना, बड़ा शानदार है वाकई में। लेकिन सवाल ये, और कितना तोड़ेगा? मतलब टूट तो गया लोगों को अभी से, मतलब जो लोग नए लोग हैं उनकी तो हालत काफ़ी पतली हो गई है। चलिए, सवालों का सिलसिला सर चल रहा था और लगातार लोगों के सवाल आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। और अभी एनएचपीसी पे सवाल था, अवनी जी को 1:30 बजे कहीं और पे बैठना था तो वो चली जा चुकी हैं। तो अब इन्होंने ले रखे हैं 78 के भाव पर बंटी जी ने एनएचपीसी के शेयर, और होल्ड कर सकते हैं, कह रहे हैं कि हम 6-8 महीने तक। लेकिन करें क्या? अभी तो 94 पे लिए हुए, माफ़ कीजिएगा, 78 का भाव आ गया। और कितना टूटेगा सर? देखिए 90-60 टूटने के बाद 76 रुपए पहला टारगेट था जो थर्सडे को हिट किया था। वहां से बाउंस बैक बहुत वीक है, बट एक बार ये बाउंस बैक अगर मार्केट 150 पॉइंट बाउंस करता है तो ये बाउंस बैक 84-85 की जोन तक आ सकता है। वहां पे क्लियरली एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक 65 रुपए 25 पैसे आता हुआ दिख रहा है। तो पहला टारगेट हिट किया है, इसकी वजह से बाउंस बैक आ रहा है, डेड कैट बाउंस जिसको कहते हैं। अब इसके बाद जब टूटेगा तो 65 रुपए 25 पैसे आते हुए दिख रहा है। परसों जब आप आए थे तो मैं बड़ी संख्या में लोगों ने उस कार्यक्रम को देखा। मैं रात में जो है कमेंट लोगों के को देख रहा था। बहुत लोग कह रहे थे बहुत निगेटिव बोलते हैं और जो है सब पे निगेटिव बोल रहे हैं। अब लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि जब से आप बोल रहे हैं और वाकई में लेवल वो टूटते जा रहे हैं, वो चाहे पीएसयू के बारे में आपकी जो राय थी या फिर बाज़ार के बारे में, तो अच्छी अच्छी बातें करने के लिए निश्चित रूप से आपको आमंत्रित नहीं किया जाता है। और जो आपका विश्लेषण रहा है वो वाकई में काफ़ी शानदार रहा है, और बाज़ार की नब्ज़ को बखूबी आपने पहचाना। और वाकई में बाज़ार में जितना आपने करेक्शन बोला था और जिन शेयरों में बोला था उन सब में हमने दबाव आते हुए दिखाई दिया। ये अलग विषय है कि लोग जो अपने शेयरों पे निगेटिव नहीं सुनना चाहते, उनको लगता है कोई उनकी आशाओं को बांधे रखे। लेकिन सही काम आपने किया है। इस बीच 2 दर्शक जिन्होंने हमें मई 9 को जो है धनराशि भेजी, उसमें आदर्श पांडे जी हैं और कह रहे हैं कि एवरेज करना चाह रहे हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन में 16% डाउन है। आईएफएल और केएनआर कंस्ट्रक्शन, इन्होंने 200 रुपये मई 9 को भेजे हैं, आपको बता दें। और ये जानना चाह रहे हैं क्या यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। पहले केएनआर कंस्ट्रक्शन पे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? देखिए केएनआर कंस्ट्रक्शन में एक थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ पे 33 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था, और ब्रेकआउट 2 महीने सस्टेन कराने की कोशिश की गई जून और जुलाई में। सितंबर में वर्टिकली रिवर्स है और फॉलो थ्रू सेलिंग आ रही है। तो यहाँ से 236 रुपए तक डाउन साइड आ सकता है। मंथली चार्ट पे 236 स्विंग लो है, वहां तक ये स्टॉक नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो बेच के निकल जाएंगे तो बेटर है। अब इमीडिएट आज बेचने की जरूरत नहीं है, मार्केट में 1 से 2 दिन बाउंस बैक आ सकता है। तो बाउंस बैक में आपको समवेयर अराउंड 300 299 295 से 301 के बीच में मिल सकता है, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। चलिए, और आईएफएल सर, आईएफएल में कोई गुंजाइश है? एवरेज करना चाह रहे हैं भाई साहब? देखिए आईआईएफएल में भी बहुत ज्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार एवरेज कर सकते हैं, लेकिन एवरेज अगर कर रहे हैं तो बाउंस बैक में 450 इस जोन में प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा, क्योंकि स्टॉक बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ बाउंस बैक रहेगा। इसके बाद नया लो बनता हुआ दिखेगा। इसके बाद नया लो बनता हुआ दिखेगा। चलिए, इस बीच एमजे व्लॉग जी ने हमें भेजे हैं पैसे 100 रुपये, और हालांकि काफ़ी सारे शेयर इन्होंने भेज दिए हैं। 3-4 शेयर कह रहे हैं कि सर बीएल, गेल, एनटीपीसी, आईओसी, इनमें से कौन से 2 शेयर अगले 5 साल के लिए एसआईपी के लिए सबसे बेस्ट रहेगा? प्लीज़ सर करें हाई रिटर्न लो रिस्क के लिहाज से। काफ़ी करेक्शन तो आ गया है सर, और कितना टूटेंगे? इनमें से कोई ऐसा शेयर है गेल या एनटीपीसी या आईओसी या बीएल
जिनमें से कि अगर थोड़ी थोड़ी एसआईपी करनी हो अगले 2 साल के लिए, माफ़ कीजिएगा 5 साल के लिए कह रहे हैं ये तो, 5 साल के लिए, जिनमें थोड़े थोड़े पैसे हर महीने लगाने की गुंजाइश आपको दिखाई दे रही हो? देखिए आईओसी बिल्कुल करना चाहिए। आईओसी बहुत बेहतरीन स्टॉक है और क्रूड में यहाँ पे हमको बड़ी डाउनसाइड दिख रही है। मार्केट के प्रेशर में स्टॉक टूटा है, रिकवरी में तेज चलता हुआ दिखेगा तो आपको इस स्टॉक में एसआईपी करके छोड़ना चाहिए लंबे समय के लिए। इसके अलावा फिर थोड़ा सा राइजिंग सेक्टर में अगर जाएंगे, थोड़ा सा लार्ज कैप में अगर जाएंगे, देखिए मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं इस समय मिड कैप स्मॉल कैप के फेवर में क्यों नहीं हूँ, जबकि मैं खुद मिड कैप और स्मॉल कैप का प्लेयर हूं। आप कभी भी मुझसे बात करेंगे तो मेरे मुंह से मिड कैप स्मॉल कैप ही शेयर निकलेंगे। बिल्कुल। केवल एक छोटा सा एक पैरामीटर होता है फॉरवर्ड अर्निंग का। अगर आप फॉरवर्ड अर्निंग्स देखेंगे तो लार्ज कैप एक साल की फॉरवर्ड अर्निंग के मुकाबले 16% प्रीमियम पे है, मिड कैप 43% प्रीमियम पे है, स्मॉल कैप्स जो है 47% प्रीमियम पे है। यानी जो फॉरवर्ड अर्निंग है उससे 47% के प्रीमियम पे चल रहे हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज अगर होना है, स्टॉक साइडवेज चले जाए तो भी 1-1.25 साल लगेगा न्यूट्रलाइज होने में। और अभी फिलहाल मार्केट उसको पनिश करने के मूड में है तो मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा आता हुआ दिख रहा है। तो ये जो गैप है ये मार्केट प्राइस करेक्ट करके फिल कर रहा है, ना कि साइडवेज जाके टाइम वाइज फिल कर रहा है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है। वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है मिड कैप स्मॉल कैप के। प्राइस चार्ट पे बाइंग क्लाइमैक्स ऑलमोस्ट 50-55% स्टॉक्स में दिख रहा है। बाकी स्टॉक्स में स्लो एंड स्टडी करेक्शन है। तो मार्केट टाइम देने के मूड में नहीं है, उसको फटाफट प्राइस वाइज करेक्ट करना है और उसके बाद जो अगला 1 साल बचेगा उसमें बेस बनाना है, ताकि नई रैली में जो बेस्ड आउट स्टॉक रहेंगे उनमें बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। तो इसलिए फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहिए। आईओसी बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें आप एसआईपी कर सकते हैं। गेल फिर भी अच्छा लग रहा है, इसमें एसआईपी कर सकते हैं। रिलायंस में एसआईपी की जा सकती है क्योंकि अगले 3 साल में मुकेश अंबानी का स्टेटमेंट है कि बिजनेस डबल करते हुए दिखेंगे। तो रिलायंस में आपका मेजर पैसा जाना चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, मेरे पोर्टफोलियो में रिलायंस बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है और मैं इसमें एसआईपी करके चल रहा हूँ, क्योंकि अगर 3 साल में रिलायंस अपना धंधा डबल करता है तो शेयर प्राइस आप मान के चलिए कि डबल से ज्यादा ही होती हुई दिखेगी बहुत आराम से। तो ये 2-3 स्टॉक है जहां पे अगले 2 से 3 साल आपको एसआईपी करके चलना चाहिए और डेफिनेटली 1 साल तो आपको अगले लार्ज कैप्स में रहना चाहिए। चलिए बिल्कुल सर। इस बीच सर एक शेयर आज बड़ी बुरी तरह टूटा था, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। हमारे एक दर्शक हैं अंकित रामपुरिया जी, जो कि 100 रुपये इन्होंने भेजे हैं और कह रहे हैं कि मैं फ्रेश एंट्री क्या इसमें कर सकते हैं क्या। और इन्होंने कहा है थैंक यू मनी 9 फॉर डूइंग ग्रेट शो इवन इन हॉलीडेज, कह रहे प्लीज़ डू कम दार्जिलिंग। सर दार्जिलिंग मत बुलाइए, क्योंकि अगर वाकई में आपने बुला लिया तो फिर जो है मतलब इतनी खूबसूरत जगह अगर कोई निमंत्रण कहीं से मिल जाए तो हर किसी का जाने का मन करेगा। तो बिल्कुल सर आएंगे और फिर आपके यहाँ ही विश्राम किया जाएगा। तो डिक्सन टेक्नोलॉजी सर फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, नतीजे आए अच्छे नहीं रहे और उसके बाद से आज हम देख रहे हैं कि डिक्सन के अंदर पिटाई जो है वो ठीक ठाक आज देखने को मिल रही है, 10% नीचे। पर क्या यहाँ पे फ्रेश एंट्री की सलाह रहेगी? देखिए डिक्सन में स्ट्रक्चर खराब होता हुआ दिख रहा है और ये रिजल्ट की वजह से खराब है। जिन जिन स्टॉक्स के रिजल्ट हल्के भी खराब है, मार्केट उनको बहुत तरीके से पनिश कर रहा है। तो रिजल्ट खराब है, आपको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे में ये स्टॉक समवेयर अराउंड 10,600 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इमीडिएट सपोर्ट 13,350 है। इसको 1, 2, 3, 4 सेशन लगा सकता है तोड़ने में, बट इवेंचुअली तोड़ेगा और 10,600 के लेवल आते हुए दिखेंगे। उस जोन में एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। अगर स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट हो जाता है वीकली मंथली चार्ट पे तो जरूर हम बाइंग की सलाह देंगे, बट फिलहाल के लिए अवॉइड की सलाह है। अवॉइड की सलाह। चलिए मिश्र धातु पे अगले दर्शक हमारे साथ सवाल पूछने के लिए जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नाम कुमार जी, कैसे हैं आप? जी, ठीक है, आप बताइए। हम भी बहुत अच्छे हैं सर। बताइए मिश्र धातु के कितने शेयर ले रखे हैं आपने? 150 शेयर, सॉरी 123 शेयर है, 450 रुपए के रेट से। 450 पे ले रखे हैं आपने। चलिए लॉस तो आपको भी ठीक ठाक नहीं ज़्यादा हो रहा है। कब तक रुक सकते हैं सर? ये इसको 1 साल तक। 1 साल तक रुक सकते हैं। मेटल में इतनी बुरी तरीके से पिटाई होगी चाइना के स्टिमुलस के बाद, ऐसे ही उम्मीद थी नहीं, लेकिन वाकई में बुरी तरह तोड़ा है। कोई भी मेटल कैक का शेयर उठा लीजिए, अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। मिश्र धातु 450 पे लिया है सर, आज 4.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में 19% के आसपास का करेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है।
अभी क्या करना चाहिए, और ये पूरे साल जो है ये शेयर ने अंडर परफॉर्मेंस ही दिखाई है, क्या गलत फंस गए, ये क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए, इसका मेटल से ज्यादा पीएसयू से लेना देना है। बाकी रेलवे और मैस्टॉक जैसे जो डिफेंस काउंटर और शिप बिल्डिंग काउंटर है, वहां फिर भी थोड़ी थोड़ी बाउंस बैक आती रही है। ये स्टॉक में किसी भी तरह की बाउंस बैक नहीं है। साइडवेज चला जाता है 4-5 दिन, फिर नया लो बनाता है, फिर साइडवेज चला जाता है 4-5 दिन, फिर नया लो बनाता है। डिस्ट्रेस सेलिंग की जो मैं बात करता हूँ, इसमें अभी इनिशियल साइंस दिख रहे हैं डिस्ट्रेस सेलिंग के। पुल बैक में कहीं भी 340 345 मिलता है तो निकल जाना चाहिए। नीचे में 264 रुपए स्टॉक आता हुआ दिख रहा है, और बल्कि 264 भी शायद ये प्रोटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि 264 पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से केवल 51% होगा। और आइडियली जिस स्ट्रक्चर पे ये गिर रहा है, ये स्टॉक अपने हाई से लगभग 70 से 80% गिरना चाहिए। तो जो टारगेट निकल के आता है वो आता है 180 रुपए का। फिलहाल 264 पकड़िए, वहां पे अगर नहीं सपोर्ट लेता है तो फिर रिवाइज करेंगे 176 180 की तरफ। ठीक है सर, ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। और इस बीच 2000 से ज़्यादा दर्शक लाइव हमें सिर्फ यूट्यूब पर देख रहे हैं सर इस समय, और इसके अलावा हमारे फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है, जितना हो सके इस लिंक को आप फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों परिवार के साथ, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मनी 9 के इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। और जो इस समय मिस इन्फॉर्मेशन और गलत जानकारी टेलीग्राम इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुंच रही है, लोग उनसे बच सकें। इसके अलावा अब आपको बता दें कि अब 2 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे अरुण केजरीवाल जी, और उनसे जो है हम आईपीओ बाज़ार पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच में पहले ज़रा प्रश्नों के उत्तर ले लें, क्योंकि सवालों की झड़ी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है। सर अब ज़रा कुछ एक पीएसयूज़ पे बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पोजीशन देखने को कल परसों एक आर्टिकल देख रहे थे सर, और समय हालांकि थोड़ा जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में ऐसे जो मझगांव आरवीएनएल और ये सब जो शेयर है ना, उसमें बड़ी संख्या में जो है ऐसे शेयर हैं जिनकी की रिटेल पोजीशनिंग जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से ज़्यादा हो चुकी है। और यही वजह है कि इन पर जब हम थंब लेते हैं तो बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं वो उसको देखते हैं, और उनकी पोजीशन वहाँ पर फंसी हुई है। और यही वजह है कि हम लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं। चलिए कुछ एक शेयरों को शामिल करते हैं फटाफट। और दीपक अग्रहरी जी ने एक साथ सारे ही ले लिए हैं। कह रहे हैं पीएसयू बैंक में क्या करें, आईआरएफसी में क्या करना चाहिए, एचएफसीएल, बहुत सारे शेयर हैं। लेकिन सर पहले ज़रा बैंकों की से ही शुरुआत करते हैं। पीएसयू बैंक पे आपकी राय क्या है? कुछ संभावनाएं हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक ने तो सारी संभावनाओं को मतलब आज तो बुरी तरह तोड़ दिया। खुद तो डूबेंगे सनम, बाकी सबको भी ले डूबे। अच्छा वैसे भी कुछ नहीं चल रहा था बैंकों में, लेकिन इंडसइंड बैंक के नतीजे जो है वो और ज़्यादा तोड़ दिए हैं। आपकी टिप्पणी पीएसयू पर? देखिए, पीएसयू बैंक हमको खराब लग रहे हैं। इसमें एक बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा रह सकता है, और कैन बैंक ठीक लग रहा है, लेकिन उनमें भी अभी फिलहाल बहुत जल्दी मोमेंटम आता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो बैंक हैं पीएनबी वगैरह, ये सब बहुत ज्यादा खराब लग रहे हैं। यहाँ से 15-20% की डाउन साइड स्लो एंड स्टडी आएगी, वर्टिकल डाउन मूव नहीं आएगी, बट धीरे धीरे करके वो बहुत तरीके से 3 महीना 4 महीना लेके 20-22% यहाँ से तोड़ते हुए दिखेंगे। तो जितनी जल्दी आप पीएसयू से एग्जिट कर लेंगे, मेरे ख्याल से ऑन द डे ऑफ बजट, उस दिन से मैं कहते आ रहा हूँ कि आपको पीएसयू से निकलना चाहिए। इन सब में बाइंग क्लाइमैक्स है, और उसी समय मैंने कहा था कि आप धीरे धीरे रिपोर्ट्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि रिटेल की होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सरकार और इंस्टीट्यूशंस इनसे निकल गए हैं। बाइंग क्लाइमैक्स में जनरली यही फिनोमिना होता है 100 में से 99 स्टॉक्स में, कि बाइंग क्लाइमैक्स में जब वर्टिकल अपमूव आती है, रिटेल में ओनरशिप बढ़ती है और स्ट्रॉन्ग हैंड्स अपना माल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए मैं बाइंग क्लाइमैक्स वाले शेयरों से 3 से 4 साल के लिए दूर हो जाता हूं, उनके चार्ट्स भी देखना बंद कर देता हूं, क्योंकि जब तक रिटेल की ये ओवर ओनरशिप बाहर नहीं निकलेगी और स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन इंस्टीट्यूशंस द्वारा नहीं होगा, इन स्टॉक्स में नई रैली नहीं डेवलप होगी। तो आपको बहुत जल्दी से निकलना चाहिए। अब मार्केट बाउंस बैक करता हुआ दिख रहा है, निफ्टी में यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अब फाइनली एक हैमर बना है। इस हैमर को फॉलो थ्रू मूव मिलना चाहिए, लगभग 100-150 पॉइंट की अप मूव आनी चाहिए। ये अप मूव का यूज कीजिए पीएसयू काउंटर से निकलने में, क्योंकि वापस से एक नया लो निफ्टी पे बनता हुआ दिखेगा। ठीक सर, चलिए इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और अगला प्रश्न ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के आया है सर, और इस पर हमने पिछली बार भी आपसे बात की थी। 5000 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 117 के भाव पर। आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी ओला इलेक्ट्रिक पे क्या करना चाहिए?
जिन लोगों की पोजीशन ऊपर के लेवल पे फंसी हुई है, क्या ओला गुंजाइश लिमिटेड रहेगी? बहुत ज्यादा खराब लग रहा है हमको। 76 का आईपीओ लो है, ये इवेंचुअली स्टॉक तोड़ेगा, कहीं भी 10-20 रुपए की रेंज में आके सेटल होता हुआ दिखेगा, उसके पहले मुझे लगता नहीं है। और उसका अगेन रीजन वही है कि 10.5 लाख यूनिट साल का बेचते हैं, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस में रहेंगे। फिलहाल 3 लाख यूनिट की सेल है, जिस हिसाब से सर्विस सेंटर के बाहर लाख लाख गाड़ियां खड़ी हैं, तो इनकी सेल्स आगे डाउन ही होगी। और टीवीएस बहुत एग्रेसिवली अपनी iQube के साथ आ रही है। टीवीएस एस्टैब्लिश्ड और एक ट्रस्ट वर्दी ब्रांड है। ओला ने अभी वो ट्रस्ट कमाया नहीं है, और मैनेजमेंट का एरोगेंस और वो कुल्हाड़ी पे पांव मार रहे हैं, बल्कि सिर ही मार रहे हैं जाके। तो ना मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, ना गाड़ी बहुत अच्छी है, ना सेल्स उतनी है कि नो प्रॉफिट नो लॉस में भी निकल जाए। प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए, ब्रेक इवन के लिए 10.5 लाख यूनिट बेचना है। जिस एग्रेसिवनेस से टीवीएस अपनी iQube को प्रमोट कर रहा है, अब तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे उनके क्या एडवर्टाइज भी देखने के लिए मिल रही है। तो अब ट्रेडिशनल प्लेयर्स बहुत एग्रेसिवली ईवी में आ रहे हैं, तो इनका जो 3-3.5 लाख यूनिट का सेल्स है, ये गिर के लाख सवा लाख रह जाएगा। यानी 10 लाख बेचने पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे, आप 1 ही लाख यूनिट बेच पा रहे हैं। तो इस शेयर का हाल बहुत बुरा होने वाला है 1-1.5 साल में। 10-20 रुपए आ जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं रहेगा। जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बेटर है। 76 से एक बाउंस बैक आ सकता है, 84 तक वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक सर। सर जरा एक सरसरी निगाह पिछली बार की तरह जरा आप डिफेंस पे जरा व्यू दिलवा दीजिए अपना, ख़ास तौर से ये मझगांव डॉक। और आज तो अच्छी खासी पिटाई हो रही है, कोचिन तो खैर बात ही मत कीजिए, लेकिन इसके अलावा भी बाकी जो शेयर हैं उन सब में जो है पिटाई हो रही है। कैचल थोड़ा सा है जो 1% के आसपास ही टूटा हुआ है, यहाँ तब भी थोड़ा सी राहत है, लेकिन बाकी अगर हम देखें तो ठीक ठाक पिटाई हो रही है। क्या व्यू रहेगा सर, कहाँ पे जाकर के जो है एवरेजिंग करने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, मैं स्टॉक में बिफोर लास्ट वीक जब पुल बैक आ रहा था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि 48 4850 की रेंज में बहुत बेटर प्राइसेस होंगे, जहां पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। वहां से 3467 रुपए आता हुआ दिखेगा। एक ही दिन में 10% तोड़ा है, दो इनसाइड बार है। आज के सेशन में फॉलो थ्रू मूव है। प्रोबेबली ये डाउनफॉल कंप्लीट होते होते स्टॉक 3467 रुपए टेस्ट कर जाएगा। उसके बाद एक साइडवेज मूव रह सकती है, और इवेंचुअली ये 2393 रुपए आके सेटल होगा। तो अगर किसी को एवरेज करनी है तो 2393 तक का वेट करना चाहिए। मेरा सजेशन है कि जितनी जल्दी लॉस बुक कर लेंगे, उतना आप अपने आप को बचा लेंगे। आप अपनी ना सिर्फ फाइनेंशियल कैपिटल, आप अपनी मेंटल कैपिटल भी बचा लेंगे। ऑल टाइम हाई से स्टॉक जब आपका 50-60% आपके पोर्टफोलियो में टूटा हुआ दिखता है, आप मेंटली ड्रेन होने लगते हो, वापस से खड़े होने में बहुत मुश्किल होती है। इनमें के इनके अलावा सर जरा 2-3 शेयरों पे अगर आप एक साथ व्यू दे दें तो फिर इस पे ही हम अगर कोशिश करेंगे जरा थम के इसके इर्द गिर्द कुछ रखा जाए, चाहे वो HL हो, BDL हो, BEL हो, अगर इन 2-3 शेयरों पे आपकी राय मिल जाए तो। देखिए, एचएएल में भी पुल बैक कंप्लीट हुआ है, डाउन मूव स्टार्ट हुई है। एचएएल में 3660 रुपए और 3418 ये रेंज आती हुई दिख रही है। इसके बाद बीडीएल में अगर आप देखेंगे तो बीडीएल में भी वापस से फ्रेश डाउन मूव स्टार्ट हो गई है। एक इमीडिएट सपोर्ट इस काउंटर में बनेगा 912 रुपए पे, वहां तक फिलहाल आ जाएगा। 912 से बाउंस बैक करके नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 771 रुपए तक ये स्टॉक आता हुआ दिखेगा। 771 पे अपने हाई से 60-65% टूट जाएगा। उसके बाद गिरावट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, बट इवेंचुअली गिरावट बनी रहेगी। लास्ट में बीईएल और बीईएमएल बचता है। बीईएल में थोड़ी सी रिलेटिव स्ट्रेंथ है, 267 के लो को प्रोटेक्ट कर रहा है। बाउंस बैक में 280 मिल सकता है, बट 280 पे एग्जिट करना होगा। 229 का लेवल मिलेगा। इसके बाद आता है बीईएमएल, यहाँ भी पुल बैक कंप्लीट हो चुका है, बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन है। 3116 रुपए का पहला टारगेट बन रहा है, 2661 का दूसरा टारगेट बन रहा है। तो इस स्टॉक से भी एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक सर, यहाँ से भी एग्जिट कर देना चाहिए। एक सर सवाल और लेते हैं, फिर बजिंग का रुख करते हैं। समय हो गया। GMR एयरपोर्ट को लेकर के है। GMR एयरपोर्ट पे कहना चाह रहे हैं सुमीर जी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। 1060 शेयर इन्होंने पास हैं 83 के भाव पर, करें कि सेल करें, होल्ड करें, या फिर अभी और ऐड कर सकते हैं। नतीजे GMR के अच्छे नहीं रहे हैं, और ख़ास तौर से जो इनकी कॉस्ट है, जो कर्ज इन्होंने लिया हुआ है, वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब 80 के नीचे ही फिसल गया है, 4% नीचे है। 7917 का भाव अब देखने को मिल रहा है। 79 के आसपास सर GMR एयरपोर्ट पे कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। नेट लॉस बढ़ करके 429 करोड़ हो गया है, जबकि इनकी आय जो है वो 21% बढ़ी है।
देखिए जीएमआर एयरपोर्ट में मुझे बहुत अच्छे से याद है, 101 रुपए का ब्रेकआउट आया था, तब भी हमने डिस्कस किया था कि ब्रेकआउट लेट स्टेज है, थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद बड़ा बॉक्स बना था 97 और 92 की रेंज में। अक्टूबर फर्स्ट वीक में भी जब ये गैप से ब्रेकडाउन आया था इस बॉक्स का, तब भी हमने डिस्कस किया था कि इस स्टॉक से आपको 92 पे निकल जाना चाहिए, बहुत आराम से धीरे धीरे करके स्टॉक 71 रुपए से लेके 66 रुपए 50 पैसे की रेंज में आएगा। तो वही डाउन मूव अभी चल रही है, थोड़ी सी एक्सटेंडेड है, एक पुल बैक 82 83 तक आ सकती है, बट बहुत 84 से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। 83 84 कहीं भी मिल जाए तो एग्जिट करना चाहिए। 70 रुपए 65 पैसा और 66 रुपए 50 पैसा, ये दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं।